खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज जनाब 24 तारीख है आज मार्च की, और जब आज सुबह मार्च की आपके सामने आए हैं 24 तारीख को, तो कोशिश करेंगे कि आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें। उन खबरों से बाखबर करें जो अभी तक सुर्खियों के अंदर है या कल रात से किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। आज उस पर ऐवान असेंबली जम्मू कश्मीर के अंदर भी बात होगी। वो तमाम मामलात हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। तो याद रखिएगा कि जब ये सारी खबरें, तज्जिए, तबसरे हम आपके सामने कर रहे हैं टीवी पर, और आप दुनिया भर के अंदर इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं टीवी सेट्स के ज़रिए से, तो आप इन तमाम मामलात को, इन तमाम खबरों को, इन तमाम तज्जियों को पढ़ भी सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, और साथ साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर लॉग इन कीजिएगा, जहां पर हर पल हम आपके साथ रहते हैं और कोशिश करते हैं आपको बाखबर करें, खबर तह तक आपको बताएं जो आपके साथ हमारा वादा है। तो तय फॉर्मेट रहता है प्रोग्राम का, और उस तय फॉर्मेट के हिसाब से आज सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ होगा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है, लेकिन उसमें चंद अहम वाक़यात याद दहानी के लिए इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपके सामने रखते हैं। हर दिन इस प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ होता है, और आज भी हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद और दुआ कि सब बहुत अच्छे से होंगे। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना भी चल रहा है और नवरात्रि भी बहुत करीब हैं। मार्च की आज 24वीं तारीख है, साल 2025, पीर के दिन, यानी आज एक प्रोग्राम की नई शुमारी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन फॉर्मेट वही है, शराइत वही हैं जिसके मुताबिक हमें या जिनके मुताबिक आगे बढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ द डे से अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक ज़रा कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। माजी में कुछ वाक़यात रुनमा हुए हैं। दिन आज का ही था, साल सिर्फ 1878 था। बरतानवी जंगी जहाज़ यूरेडाल्स के पलट जाने से 300 अफराद की लापता होने की आज के दिन बुरी खबर पूरी दुनिया को, बिलखुसूस बरतानिया को आज देखने को मिली। कुछ एक लोगों की बाद में जो कर सरकारी सतह पर रिपोर्ट्स में तस्दीक हुई कि उनकी लाशें बरामद हुई, लेकिन 300 से ज़्यादा लोग, जिनमें बेशतर अफराद का पता ही नहीं चल सका। कई रिपोर्ट्स जो आज भी इस तरफ इशारा करती हैं कि एक मिस्ट्री एक किस्म की थी, एक ऐसा हादसा था जिसके बारे में आज तक पता नहीं चला। 1855 में, इसी सदी में, कलकत्ता से दिल्ली के दरमियान पहली बार टेलीग्राफ के जरिए पैगाम भेजा गया, और किसी तवील इलाके के अंदर ये कोई पहला इस तरह का टेलीग्राफ पैगाम था, ये कोई मैसेज था। 1883 में न्यूयॉर्क और शिकागो के दरमियान पहली मरतबा टेलीफोनिक राब्ता हुआ, फोन पर बातचीत आज के दिन की गई। मार्च 24, 1932 को अमेरिका में पहली बार चलती ट्रेन से रेडियो नशरियात का आगाज आज ही के दिन हुआ था। 1959 में इराक ने बगदाद मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की और मुल्क के टुकड़े ना हों ये समझकर इस एग्रीमेंट को ठुकरा दिया। पूरी कौम एक तरफ, जबकि चंद हुक्मरान एक तरफ। कहा जाता है कि इस अलहदगी या बगदाद मुआहदे पर अलहदगी इख्तियार करने के लिए बेशतर लोग तैयार थे, लेकिन कुछ एक लोग जो उस वक्त चाहते थे इस एग्रीमेंट के मुताबिक काम हो। 1977 में आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई, सियासी एतबार से काफ़ी अहमियत के हामिल। मोरारजी देसाई भारत के 4th या चौथे प्राइम मिनिस्टर बने, और ये पहली गैर कांग्रेसी हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर बनी थी 1977। 1997 में ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट ने दुनिया के पहले और वाहिद तसील अल मौत कानून को आज ही के दिन पलट दिया था। 1998 में भारत के दांतान इलाके में आए तूफान की वजह से 250 अफराद मारे गए, 3000 से ज़्यादा जख्मी हुए, और ये वेस्ट बंगाल का एक गांव है जहां पर 250 से ज़्यादा हलाकतें हुई थी। 2007 में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हिडन ने वर्ल्ड कप में तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई। साल 2007, 24 मार्च, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला था। 66 गेंदों का सहारा लेते हुए 100 रन की इनिंग खेलने वाले मैथ्यू हिडन दुनिया के तेज़ तरीन सेंचुरियन वर्ल्ड कप के अंदर बन गए थे, या इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स थे ICC के। 2013 में पाकिस्तान के अंदर शुमाली वजीरिस्तान में एक फौजी चौकी पर खुदकुश हमला हुआ, 17 फौजी मारे गए। 1940 में करारदाद पाकिस्तान लाहौर के अंदर आज के दिन मंजूर की गई। एक अलग मुल्क बनाने के लिए आज के दिन वो राह जो थी वो लगभग मुकम्मल हो गई थी। और 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उस वक्त मुतय्यन किया।
तारीख 24 मार्च की थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़े और अहम तरीन वाकयात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में जो आपके सामने रखे हैं। एक तवील फहरिस्त से हमारी कोशिश रहती है कि मामलात अब तक पहुंचे। प्रोग्राम का आगाज अब खबरों के साथ मजीद आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर मंदिर मस्जिद की सियासत एक बार फिर से शह सुर्खियों में है और मामला संभल शाही जामिया मस्जिद का है। इशफाक, चलिए जनाब, आपको याद होगा कि संभल शाही मस्जिद का मामला पिछले साल हमारे सामने आया था। उसके बाद हंगामा भी देखने को मिला। पार्लियामेंट से लेकर उत्तर प्रदेश के संभल इलाके तक ये सिलसिला चला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल की जामिया मस्जिद का मामला अदालत तक चला गया था और उसके बाद सर्वे भी हुआ था। ताहम अब बड़ी खबर यह आ रही है कि संभल शाही जामिया मस्जिद के सदर की कल रात देर गए गिरफ्तारी कर दी गई है। मुगल दौरे ज़माने की मस्जिद इस वक्त एक बार फिर मौज़े बहस बनी हुई है, क्योंकि मामला वहाँ पर चल रहा है कि कुछ लोगों का दावा ये है कि मंदिर की ज़मीन जो है ये मस्जिद की ज़मीन जो है ये मंदिर का हिस्सा है और कुछ लोग यहाँ पर मस्जिद बना चुके हैं और इसको तोड़ने की बातें हो रही है। तो फिलहाल शाही जामिया मस्जिद के सदर जफर अली की रात देर गए गिरफ्तारी हुई है। नवंबर 24 को ज़बरदस्त हंगामा संभल के इलाके के अंदर हुआ था। गोली चली थी, कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर हुई थी और उसी एहतजाज को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर एक SIT भी बना दी गई थी और उस SIT ने अपने 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट भी सामने रखी थी, जिसमें कई पहलू पर गुफ्तगू की गई थी। ताहम अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि संभल के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है कृष्णा कुमार बिश्नोई, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि शाही जामिया मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी 24 नवंबर के उस एहतजाज के पेश नज़र हुई है जिसमें इमलाक को नुकसान हुआ था, कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी खबर थी। इधर उत्तर प्रदेश के संभल के इलाके के अंदर जहाँ 24 नवंबर पिछले साल ये हंगामा हुआ था, एहतजाज हुआ था, फिर बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट ऑर्डर्स के तहत दोबारा सर्वे भी हुआ था। SIT की चार्जशीट 4000 सफ़ात पर है, जिसमें तकरीबन 12 केसों को लेकर तहकीकात की गई है। संभल के वायलेंस को लेकर फाइनली गिरफ्तारियां शुरू हो गई और 160 के करीब एक्यूज्ड बताए जा रहे हैं। इस केस के अंदर उन्हें एक एक करके गिरफ्तारियां भी की जाएंगी और आज तनाव के बीच सुबह की नमाज मस्जिद के अंदर जरूर हुई है। ताहम गिरफ्तारी जफर अली की रात देर गए हो गई। आप देख लीजिएगा, आज इस समय पार्लियामेंट का इजलास भी है, तो जरूर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर संभल का मामला एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आएगा। फिलहाल 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल SIT की रिपोर्ट भी सामने आई है, 12 अफराद की निशानदेही भी हुई है और सबसे पहली गिरफ्तारी संभल जामिया मस्जिद के सदर जफर अली की कर दी गई है, जिन पर यह इल्जाम है कि तशद्दुद को हवा देने में इनका एक कलीदी रोल इस वक्त सामने आया है। तो ये थी खबर जनाब संभल की, जहां पर आज सुबह से अभी तक पूरा मन हालात है, लेकिन आज दिन भर क्या कुछ होगा हम आपको पूरा अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद आते हैं जनाब एक और अहम और बड़ी खबर पर और बात करते हैं उस तरमीमी कानून की जिसको लेकर अभी भी सरापा एहतजाज मुस्लिम सोसाइटी है और मामला है वक्फ तरमीमी बिल का। और अब दिल्ली के बाद मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इन एहतजाजी धरनों और सिग्नेचर कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर चार्टर जारी कर दिया है और शेड्यूल जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। वक्फ तरमीमी कानून जिसको ऐवान के अंदर पेश कर दिया गया है और माना जा रहा कि रवा सेशन के दौरान ही इस बिल को मंजूर भी करवाने की कोशिश की जाएगी। ताहम मुस्लिम तंजीमों की तरफ से इस पूरे मसवदे को लेकर एहतजाज किया जा रहा था। दिल्ली के अंदर एहतजाज हुआ था जिसमें हज़ारों तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत की थी और अब मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस एहतजाजी धरने को लिया जाएगा और पटना के अंदर और विजयवाड़ा के अंदर एहतजाजी धरनों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट असेंबली यानी बिहार की स्टेट असेंबली जो है रियासती असेंबली पटना के अंदर 26 मार्च को वहां पर धरना दिया जाएगा और नीतीश बाबू तक ये आवाज़ पहुंचाई जाएगी कि वो लबकुशाई करे, मामलात को लेकर खामोश ना बैठे। मुस्लिम रहनुमा वहां पर इस बात की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से विजयवाड़ा के अंदर 29 मार्च को धरना दिया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ये जब एहतजाजी
चार्ट बनाया गया है, कैलेंडर बनाया गया है, तो ये सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, बल्कि दर्जनों वो मुसलमान तंजीमें हैं जो मुल्क भर के अंदर काम कर रही है। न सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम तरीन लीडर्स ने भी अपना रोल निभाना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के वजीर आला को भी और रूलिंग तेलुगु देशम पार्टी को और उसके साथ साथ दीगर पार्टियों को भी इनविटेशन दे दिया गया है, दावतनामे भेज दिए गए हैं ताकि वो इस एहतजाज के अंदर आए और अपनी पॉलिसी साफ कर दे। इधर याद रखिएगा, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पंजाब और रांची के अंदर भी इसी तरीके के धरने जिले लेवल पर दिए जाएंगे और इंसानी जंजीरें बना दी जाएंगी। सोशल मीडिया कैंपेन को शुरू कर दिया जाएगा, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर हैशटैग की शुरुआत कर दी गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुख्तलिफ तंजीमों के एहतजाज के बीच जब तंबिका पाल, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सरबराह थे, जिन्होंने मुख्तलिफ रियासतों का दौरा किया और इंटरिम रिपोर्ट पेश भी की और उसे ऐवान के सामने भी रखा है, उन्होंने कहा कि यह एहतजाज दरअसल मुल्क को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान जिस हवा को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और मुल्क की आवाम ये जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। जो तरमीमें लाई गई हैं वो मुस्लिम समाज के लिए है। ताम याद रखिएगा, बुनियादी 8 से 9 तरमीमें हैं जिनमें कमिश्नर को हतमी इख्तियारात दिए गए हैं, ट्रिब्यूनल के इख्तियारात बढ़ा दिए गए हैं और तनाज़ात की सूरत में वक्त की हैसियत ज़ीरो कर दी जाएगी। इस तरीके की तरमीमें जब आई हैं तो मुस्लिम तंजीमें भी सरापा एहतजाज है। उसी एहतजाज के दूसरे मरहले के तहत अब रांची, अब पटना और विजयवाड़ा के अंदर 26 और 29 तारीख को और उसके बाद तकरीबन 8 से 9 रियासतों का नाम दिया गया है जहां पर जिला और तहसील सदर मकामात पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। ये बात वक्त तरमीमी कानून को लेकर है, जहां पर अब एक और महाज खुल चुका है। यानी पहले जंतर मंतर के पास ये सारा एहतजाज हुआ था और अब रियासतों के आसपास एहतजाज होगा। नीतीश पर सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त है बिहार के अंदर और उसके साथ साथ फिर टीडीपी और आंध्रा के अंदर भी इस सिलसिले में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जब मसवदा कानून पर पास करने की बात हो तो ये दोनों जमातें एक हिकमत अमली तरतीब देकर इसको रोकने में अपना रोल निभाए। फिलहाल मुस्लिम तंजीमों की तरफ से धरने प्रदर्शन का और ह्यूमन चेन का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। चलिए, ये दो बड़ी खबरें आपके सामने। बात अब जरा एक बड़ी तंजीम यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की भी कर लेते हैं, क्योंकि एक बयान मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो काफी अहमियत का हामिल है, उस बयान के जरिए सूरत हाल की अक्कासी करने की भी कोशिश की गई है और आरएसएस की हिकमत अमली क्या है वो भी इस बयान के बाद साफ होती है। हालिया दिनों में जो वाक़यात हमने नागपुर के अंदर दीगर कई मकामात पर देखे और जो तारीखी मकामात हैं उस दौरान कई एक जगहों पर पुरतशद्दुद वाक़यात, इन सब पर तबसरा करते हुए आरएसएस के सीनियर लीडरान मौजूदा वक्त में बात तो करते हैं, लेकिन आरएसएस एक कौम, एक सकाफत, पूरे मुल्क के अंदर इस तरह का निज़ाम हो, इस नज़र से इस वक्त सूरत हाल को देख रही है। और ये बयान आरएसएस के एक सीनियर लीडर जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस बड़ी तंजीम के, दत्तात्रेय होसबले, जिनके मुताबिक एक तो मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा गया कि लोग जब भी फैसला करते हैं दानिशमंदी और सोच समझकर उन लोगों के ताल्लुक से फैसला लें जिनको आप अपना हीरोज मानते हैं। लेकिन जो कुछ नागपुर के अंदर हुआ या दीगर कई हिस्सों के अंदर पुरतशद्दुद झड़पें हुई और यहाँ तक कि औरंगजेब वाले मामले पर भी डायरेक्टली कहा गया कि औरंगजेब, दारा शिको और दीगर कई ऐसी शख्सियात जिनको मुख्तलिफ मुल्क के रियासतों और यूटीज़ के अंदर लोग अपना हीरोज मानते हैं, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बात करते हुए कहा गया कि जब भी कोई इस तरह की बात हो, कोई फैसला हो, किसी भी मुतनाज़ा तरीके से बचने के लिए या ऐसे इक़दामात से बचने के लिए उन तमाम हीरोज की तरफ ज़रूर देखा जाए, लेकिन सोच समझकर लोगों की तरफ से फैसला होना चाहिए। और 2 तारीख से जब आप देखेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर आरएसएस की तरफ से विजयदशमी के मौके पर 2 अक्टूबर से इस साल एक बड़ा प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। इस दौरान लोगों के साथ बराह रास्त राब्ता करने की कोशिश और विजयदशमी जो 1925 में पहली बार शुरू हुई थी, 100 बरस इस बार मुकम्मल हो जाएंगे। आरएसएस के मुताबिक पूरे मुल्क के अंदर
मजहबी हम आहंगी, यकजहती का मुजाहिरा करने के लिए इस जो बुनियादी तौर पर ये एक तरह का फेस्टिवल है और इस बार इसकी जो अहमियत है उसको मजीद लोगों में जाकर उजागर किया जाएगा। लेकिन वन नेशन वन कल्चर जो भारतीय जनता पार्टी, जिस पर बहुत आपने देखा होगा लीडर्स कई मरतबा बात करते हैं, आरएसएस के मुताबिक कि बेसिक एजेंडा ये है मुल्क के अंदर एक कौम या एक मुल्क एक सकाफत जो असलाइन होनी चाहिए, जिसके मुताबिक सबको चलने की जरूरत है। लोगों से ये भी कहा गया कि वो औरंगजेब या बाकी किसी भी ऐसी तारीखी शख्सियत के बारे में जब भी कोई बात करते हैं तो सोच समझकर फैसला करें कि उनका हीरो कौन है। लेकिन एक बात कम से कम साफ कर दी गई है कि अगर किसी भी मुतनाज़ा शख्स के बारे में या कोई मुगलिया सल्तनत से कोई किसी की बात करेगा तो आरएसएस खुलकर उसकी मुखालफत करेगा, अपोज करेंगे। ये मौजूदा वक्त में आरएसएस की स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत पहले से रही है और मुस्तकबिल में होता रहेगा। और विजन क्या है आरएसएस का, ये उनके जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले के इस बयान से कम साफ और जाहिर हो जाता है। वन नेशन वन कल्चर, इसकी वजाहत करते हुए कल आरएसएस के कौमी जनरल सेक्रेटरी बात कर रहे थे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा इसके बाद बैनुल-अक़वामी खबर भी आपसे अपडेट करते हैं और आपको बताते हैं मशरिकी वस्ता के अंदर आज क्या कुछ चल रहा है। रमज़ान अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन इसके साथ साथ क़यामत सुगरा बपा हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ़लस्तीन के लगातार बमबारी हो रही है और मुसलसल बमबारी के बीच मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है और सिर्फ 24 घंटों के दौरान 50,000, पिछले कई दिनों के दौरान 50,000 से ज़्यादा लोगों की शहादतें भी हो चुकी है। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बमबारी जारी है और इसराइली हमले में हमास के सियासी ब्यूरो के रहनुमा और उसकी अहलिया की हलाकत की भी खबर सामने आ रही है। इसराइल ने सिर्फ गजा पर बमबारी जारी नहीं रखी है, बल्कि जनूबी लेबनान के अंदर भी इस वक्त हमले जारी है। एक तरफ से गजा के अंदर चल रही है बमबारी, दूसरी तरफ से जनूबी लेबनान के अंदर भी हमलों का न थमने वाला सिलसिला लगातार जारी है। तल अवीव में इजरायली वजीर आज़म के खिलाफ भी मुजाहिरे चल रहे हैं, यानी एक तरफ से बमबारी चल रही है, एक तरफ से लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ से तल अवीव में इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ चुकी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की जानिब से गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बमबारी का सिलसिला जारी भी है, जिसके नतीजे में हफ्ते के दौरान मजीद 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ, दो तस्वीरें आपके सामने। मुअम्मर शहरी या बुजुर्ग कह लीजिए, खवातीन, बच्चे दोबारा से नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं और ताज़ा वाक़यात में इजराइल के जो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं, 10 एयर स्ट्राइक्स खान यूनस पर 1 घंटे के दौरान हुई है, जो जुनूबी हिस्सा है गजा का, वहाँ पर। इसके अलावा एक सीनियर शहरी हैं नासिर हॉस्पिटल गजा में, जहाँ पर सर्जन फिरोज सिदवा शहीद हो गए, इसकी कंफर्मेशन कर दी गई है। एक और तस्वीर बीच में देख रहे हैं, मनार अबू खतर जो कि हेड ऑफ एजुकेशन है ईस्टर्न खान यूनस में, उनकी शहादत हो गई है, इसकी कंफर्मेशन भी कर दी गई है। 37 बच्चों समेत 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और नसर हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ शदीद किस्म की बमबारी हुई, जब गजा से कई टेलीविज़न चैनल्स पर बराह रास्त नशरियात चल रही थी और अब लोग यहाँ से फिर से निकलना शुरू हो गए। इसके अलावा इजरायली फ़ौज की जानिब से इस्माइल बरहम जो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो हैं, जब सर्जरी रूम में नसर हॉस्पिटल पर हमला हुआ तो उस वक्त इनकी शहादत हुई है। इनको पहले से काफ़ी इंजरीज आई हुई थी, 1 हफ्ता से इनका इलाज चल रहा था, इस तरह की कंफर्मेशन है। और इसके अलावा टोटल 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जिन लोगों की शहादतें हुई हैं, 50,000 से ज़्यादा उनकी तादाद, 1,13,474 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, 20 लाख लोग जो मुतासिर हुए हैं। उनमें ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं जिन्होंने अब गजा दोबारा से छोड़ना शुरू कर दिया है। जो 42 दिन की जंगबंदी थी, सीज फायर था, वो दोबारा से टूटा। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, लोग तो वापस अपने घरों को लौट रहे थे, कुछ अभी शनाख्त कर रहे थे उन मकामात के जहाँ पर वो 1.5-2 साल पहले रहते थे, लेकिन दोबारा से सूरत हाल ऐसी बन गई है कि अब गजा का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं है। 67 से 68 यरगमाली कहा जा रहा कि अभी भी हमास के पास हैं और उनमें से कहा जा रहा कि 6 से 7 लोग बीमारी की वजह से और कुछ लोग बमबारी की वजह से मारे गए, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बहुत भयानक है। जहां गजा में बमबारी है, वहीं जनूबी लेबनान में भी
इस वक्त शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है। छोटा सा ब्रेक होगा जी यहाँ पर, यानी एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के उस पार आएंगे तो बताएंगे बात आपको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। और इस बड़ी खबर के बीच डायरेक्टर जनरल पुलिस अगर खुद निगरानी करे तो सूरत हाल क्या कुछ होगी, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सरहदों पर निगरानी बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और मजीद कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से की जा रही हैं, कहां कहां पर कार्रवाइयां जारी है और क्या कुछ किया जा रहा है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जय के। खबरों में अब जरा जम्मू कश्मीर की भी बात से आपको बाखबर करती हैं और बात करते हैं उस ऑपरेशन की जो कल रात देर गए शुरू किया गया था। कठुआ के सरहद के पास के इलाके के अंदर मुश्तबे अफराद की नकल हमल हुई। आनन फानन में सिक्योरिटी एजेंसीज को इत्तला मिली, ऑपरेशन को शुरू किया गया, गोलियों का तबादला भी हुआ, 7 साल बच्ची भी जख्मी हुई। ताहम रात देर गए तक एक तरह से ऑपरेशन जारी था। वहीं सुबह इस ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और इस एनकाउंटर मकाम पर हीरानगर कठुआ के अंदर इस वक्त सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। आज सुबह से ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ये तब मामला सामने आया जब 4 से 5 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को देखा गया जो काले कपड़े पहनकर था, हथियार हाथ में था और मकामी आबादी को वहां पर उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन वो बच निकले और पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हो गया है। सनियाल गांव है, कहा जा रहा है कि जनाब बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हीरानगर सेक्टर है, कठुआ जिला है जहां पर यह वारदात हुई है। और कल जब ये तमाम मामला चल रहा था उस बीच इत्तला ये है
कि 7 साला बच्ची गोली लगने से जख्मी हुई है। रात भर इलाके को छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया। परिंदा पर न मारे और सिक्योरिटी एजेंसियों ने उन तमाम इलाकों के अंदर दस्तक दे दी रात को ही, जहां पर यह उम्मीद थी कि मिलिटेंट शायद छुप सकते हैं, लेकिन रात देर गए किसी तरीके की कोई गोली नहीं चली। और आज सुबह से जहां एक तरफ से मकामी आबादी अपनी रोजमर्रा काम के लिए चल रही है, वहीं दूसरी तरफ से वसी इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और लगातार ऑपरेशंस जारी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात साहब, आईजीपी जम्मू भीम सिंह तुलसी, डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा बाज़ाब्ता तौर पर कैंप किए हुए हैं इसी इलाके के अंदर। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तो ये नई दरअंदाजी हुई है, और अगर ये नई दरअंदाजी हुई है तो सीधी सी बात ये है कि इस स्पॉट को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है जम्मू के इस खित्ते के अंदर। और लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू 2024 में भी सुर्खियों में रहा और 2025 के अंदर भी दोबारा से सुर्खियों के अंदर आ रहा है, और फिलहाल बड़े पैमाने पर यहां पर यह ऑपरेशन जारी है। साल 2024 में भी सिक्योरिटी एजेंसीज पर हमले हुए, मिलिटेंट भी मारे गए, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। ताहम इस बीच अब 2025 के अंदर जहां हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया था, तश्कील दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कल जो ही ये स्पॉट किए गए उसके फौरन बाद ऑपरेशन वसी पैमाने पर शुरू कर दिया। अब ये बात याद रखिएगा, जिस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स को स्पॉट किया गया इसमें अक्सर नौजवान जो है या तो वो फौज के अंदर है या पुलिस के अंदर है, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज को काफ़ी मदद मिलती है जब उन्हें ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला। और ये देख लीजिएगा कि जदीद आलात, जदीद गैजेट्स के साथ अब ट्रैक्टर्स को भी बुलेट प्रूफ बना दिया गया था। उनको पता था कि बॉर्डर्स में जाना है तो किस तरीके की सिचुएशन रहती है, तो ट्रैक्टर इन दुश्वार गुजार पहाड़ियों से गुजरे, इन नालों से निकल जाए, इन खड़ों से निकल जाए, वहां पर अब जदीद किस्म का हथियार भी लगा दिया गया है और इस वक्त ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। डीजीपी नलिन प्रभात, आईजीपी, डीआईजी के साथ साथ आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज का दीगर अमले और अफसरान भी इस मौके पर मौजूद है। ताहम सुबह से लेकर अभी तक किसी किस्म की गोली चलने की दोबारा से कोई भी खबर नहीं है। अब एक तरफ से देखिएगा जंगल का एरिया है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप दूसरे इलाके में जाएंगे, इसलिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने कुछ देर पहले की है कि फिजा से जमीन पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि खेत खलियान भी है, जंगल का एरिया भी है, और साथ साथ मकामी आबादी का जो इनपुट है वो सबसे अहम और सबसे बड़ा है, जिन्होंने आई विटनेस होते हुए ये कहा कि 4 से 5 लोग, बाद में जब ऑपरेशन शुरू किया गया गोली चली और इतला ये कि एक छोटी बच्ची भी इसमें जख्मी हुई है जो इस वक्त अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं सानिया हीरानगर से। तस्वीरें कुछ रात की कुछ इस वक्त की। डायरेक्टर जनरल पुलिस मौके पर इस वक्त भी मौजूद है। इस तरह की खबरें, और इसके अलावा कमांडोज को भी रात से तैनात कर दिया गया है। एक वसी इलाका मुहासरे में इस तरह की इतलात थी। उतिरन ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है? 12-15 घंटे ऑलमोस्ट इस ऑपरेशन को हो गए हैं। राइट नाउ क्या गोलियों का तबादला हो रहा है? फायरिंग दोनों तरफ से हो रहे हैं, या फिर जो बीच में कल फायरिंग की खबरें आई, एक बच्ची इंजर्ड हुई और उसके बाद दोबारा से तलाशी कार्रवाई चल रही है, वही सिलसिला अभी चल रहा है? क्या अपडेट है? भी नहीं हो रही है। देर रात से जो गोलीबारी है वो बंद हो गई है। और एक बात तो बिल्कुल हम कहेंगे कि गांव में जो है अभी भी डर का माहौल है, गांववासी सहमे हुए हैं। उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पे गांववासियों को भरोसा है। जिस तरह से हमने देखा कि सुबह ड्रोन की मदद ली जा रही थी, क्योंकि सारा का सारा एरिया जो है वो जंगल का एरिया है, आगे आगे खेत पड़ते हैं, तो ये आतंकवादी जो है उन खेतों में जंगलों में छुपे हो सकते हैं। इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर जो है बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर को भी मंगवाया है, क्योंकि खेतों में आसानी से जा सके। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस अब चप्पे चप्पे पर जो है वो तलाशी कर रही है। उसके साथ ही जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र के पास घर पड़ते हैं, बिल्कुल बॉर्डर के साथ जो घर है, वहां पर भी तलाशी ली जा रही है, क्योंकि रात को कुछ लोगों को तो वहां से पलायन करवा दिया था, क्योंकि खतरे की घंटी थी। तो इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस का ये भी कहना है, क्या पता ये आतंकवादी जो है रात का अंधेरे का सहारा लेकर जो है किसी के घर में घुस गए होंगे और वहां पर जो है चोरी छुपे जो है किसी वारदात को अंजाम देने की जो है वो साजिश कर रहे होंगे। क्योंकि डिफरेंट रिपोर्ट्स थी, 3 से 4 लोगों का ग्रुप देखा गया। कुछ ने कहा 3 लोग थे, लोकल से वहां खाना मांगा गया, बाकी कुछ हेल्प, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। एग्जैक्ट रिपोर्ट्स क्या थी इस इलाके को लेकर, और क्या ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाला इलाका है या इंटीरियर बेल्ट है, शहर या कस्बे के आसपास है?
जी बिल्कुल, हीरानगर के पास ही जो है बॉर्डर पड़ता है, वहाँ का ही इलाका है सन्याल गांव। और जिस तरह से इनपुट की आप बात कर रहे हैं, तो पिछले कल ही, जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि ये गांव का एरिया है और यहाँ के लोग जो है लकड़ियां लेने जाते हैं शाम को। और जब ये घर लौट रहे थे तो दो पति पत्नी थे, और उन्हें क्या किया गया, तीन संदिग्ध ने पहले पकड़ा। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि तीन संदिग्ध ने जो है लेडी के हस्बैंड को पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा हुआ था तो लेडी आगे चल रही थी, तो लेडी ने जैसे देखा कि मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे, तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि तीन संदिग्ध थे। उन्होंने उसके पति को जो है हाथों से बिल्कुल फोल्ड करके पकड़ा हुआ था। तो जैसे ही लेडी अपने पति की तरफ जाती है, तो पति जो है वो इशारा करते हैं हाथ से, तो लेडी समझ जाती है कि ये संदिग्ध है। तो लेडी वहां से फरार होती है और जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ती है। इतनी देर में दो और संदिग्ध जो है वो लेडी के पीछा करते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, रुक जाओ। पर लेडी नहीं रुकती है, और इतने में उनकी भाषा भी जो है बिल्कुल अलग थी, जिस तरह से लेडी ने बताया। और इतने में उन्होंने एक और बात की उन संदिग्ध ने, कि अगर हम इस पे गोली चला देंगे तो गांव वासियों को पता लग जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को पता लग जाएगा, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। और मौका पाकर जो है वो 5 संदिग्ध, क्योंकि जो आई विटनेस लेडी है उसका कहना था कि 5 संदिग्ध थे, और 5 संदिग्ध जो है मौका पाकर जो है फरार हो गए। हालांकि हमने भी बड़ी मुश्किल से जो है खेतों के रास्ते से जान बचाई है, क्योंकि गांव वासियों को ज्यादा पता होता है कि खेतों से किस तरह से आना है और कौन सा शॉर्टकट रास्ता है। और जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को बताते हैं, पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जैसे ही चलाती है, तो गोलीबारी जो है आतंकवादियों की तरफ से चलना शुरू होती है। फिर जवाबी कार्रवाई में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी गोलीबारी चलाते हैं, और ये रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक जो है वो गोलीबारी चलती है। और उसके बाद जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात भी वहां पर पहुंचते हैं, और गोलीबारी जो है वो बंद हो जाती है। एनएसजी के कमांडो वहां पर पहुंच गया, आर्मी के जवान वहां पर पहुंचे हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहां पर पहुंच गया। और रात को ना तो कोई गोलीबारी का इंसिडेंट हुआ, ना ही कोई इंजर्ड हुआ। सिर्फ कल ही एक 7 साल की छोटी बच्ची इंजर्ड हुई है, और उसके पेट पर से बुलेट छू के निकली है, और उसे जो है जीएमसी हीरानगर में दाखिल करवाया गया है, और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। ये भी समझना जरूरी है ना, अभी पुलिस या बाकी एजेंसीज कह रही थी कि इन दिनों कोशिश हो सकती है, पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ पिघलेगी तो शायद उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन का एक रास्ता दोबारा से खोलने की तैयारी होगी। लेकिन इंटीरियर बेल्ट, मैदानी इलाके, जहां पर कहा जाता है कि इन्फिल्ट्रेशन के पुराने रूट्स हैं जिनको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश है, तो क्या किसी तरह की इस तरफ इशारा फोर्सेस कर रही हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं कि लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट हुई है, शायद क्रॉसिंग हुई है, या पहले से इस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स की जिस हिसाब से एक्टिविटीज देखी गई हैं पिछले 6-7 महीनों के दौरान, या इस इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं? दो बातें, एक तो मिलिटेंट्स के लिए ये परमानेंट रूट बन गया है। यहाँ से बड़ी बार हमने भी देखा है कि पलायन करते हैं, मिलिटेंट्स आते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और दूसरी, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुख्ता इंतजाम रखे होते, जिस तरह कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो इस तरह की गतिविधियां जो है वो नहीं देखने को मिलती। हालांकि हीरानगर में कुछ महीने पहले भी लोगों ने ये बताया था कि हमने संदिग्ध देखे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पूछती है, पुलिस पूछती है, आर्मी पूछती है, सर्च ऑपरेशन तो चलाती है, परंतु कोई भी नहीं जो है वहां पर दिखता है। तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और जिस तरह बोल रहे हैं कि मैदानी इलाकों में, बिल्कुल मैदानी इलाकों को भी जो है अब यहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा है। हीरानगर जैसे एरिया के पास गांव सन्याल को टारगेट किया जा रहा है। हीरानगर के पास ही कठुआ पड़ता है, सिटी का इलाका है, और उसे भी कहीं ना कहीं जो है अभी खतरा है, क्योंकि इस तरह की और दूसरी वाली साइड से कौन सा पाकिस्तान वाली साइड से कौन सा एरिया यहां पर आता है, और क्या इजिली ये कोई टेरेन है जहां से क्रॉसओवर ये हो जाते हैं, जो पुराना रूट भी आप बता रहे हैं रहा इन्फिल्ट्रेशन का? बिल्कुल, हीरानगर के पास बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान है, और ये बड़े आसानी से जो है ये आते हैं यहाँ पर और गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हालांकि पिछले दिनों भी एक पाकिस्तानी नागरिक को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा था, जिसके पास पाकिस्तान की कुछ करेंसी और पाकिस्तान के नमक मिला था, माचिस मिली थी, और उसके साथ लाइटर भी जो है पाकिस्तान का बरामद किया था। उससे पूछताछ चल रही थी, और वो पाकिस्तान का ही रहने वाला था, और वो यही कह रहा था कि मैं गलती से जो है वो यहाँ पर घुस गया। तो जाहिर सी बात है, गलती किस तरह से होगी? एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कहती है कि हमने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हैं, तो फिर कुछ दिनों पहले ही, महीने पहले नहीं, कुछ दिनों पहले ही एक पाकिस्तानी नागरिक जो है वो यहाँ पर आता है 106, 107 लाइन पर, और
उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद जो है इस तरह की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती है। साफ तौर उत्तीर्ण, पर अब कि जब ये आतंकवादी द्वारा एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, ये एग्जैक्ट लोकेशन कोई मुश्किल एरिया है, ऐसी टेरेन है, कोई जंगल वगैरह या खेत खलियान है जहां पर एग्जैक्टली ये शायद डाउट्स हैं कि यहीं पर मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा एरिया है जहां से कोई रास्ता लेकर फरार भी हो गए होंगे? देखिए, जंगल का एरिया भी है और खेत भी है यहाँ पर, क्योंकि गांव के आसपास जो है सिर्फ मैदानी खेत है और ये जंगल का इलाका और घने जंगल है। और घने जंगल में इनको ढूंढ पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और इसलिए जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। और अभी जो है जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर भी मंगवाया गया है और बुलेट प्रूफ और गाड़ियां भी मंगवाई गई है। तो मुश्किल तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी है, क्योंकि इलाका जो है काफी ज्यादा घने जंगलों से भरा हुआ है और वहां से ही चोरी छुपे जो है पिछले कल भी इन आतंकवादियों ने जो है वो गोलीबारी की। बहुत बहुत शुक्रिया। कठुआ से उत्तीर्ण शर्मा हमारे साथ थे। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल भी वैसी नहीं है कि ये खुलकर कहा जाए कि ऑपरेशन कब खत्म होगा। उत्तीर्ण बता रहे थे कि जंगलात हैं, कुछ एरिया जंगल वाला है, बाकी खेत खलियान है, आसपास चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। सानियाल गांव है हीरानगर कठुआ का। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात भी मौके पर मौजूद हैं, टॉप ऑफिशियल्स जिनसे इलाके के मुतालिक मुसलसल ब्रीफिंग भी ली जाती है। और 2 रोज कबल ही यहाँ पर पुलिस की के साथ साथ बॉर्डर पुलिस पोस्ट तो हैं ही इस इलाके में, लेकिन इतलात ये हैं कि बीएसएफ ने भी सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू किया था। और उसके बाद कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जम्मू में वजारत दाखिला की जानिब से एक इजलास हुआ जिसमें दाखिला सेक्रेटरी जम्मू पहुंचे थे। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया तो हीरानगर, कठुआ, सांबा, जम्मू, अखनूर, ये जो इंटीरियर बेल्ट है जहां पर माजी करीब में हमले देखे गए, जहां से इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स जो पुराने थे उनको बंद करने पर बात हुई, और इन्हीं रूट्स को अथॉरिटीज ने टारगेट किया कि सबसे ज्यादा तवज्जो इन एरियाज पर रहनी चाहिए। तो एक बार वही इलाका फिर से सुर्खियों में, लेकिन ऑपरेशन अभी भी काफी वक्त ले सकता है, मुश्किल इलाका है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे तरीके से इस इलाके को मुहासरे में ले रखा है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट शायद मैसूर हैं, लेकिन पुख्ता कंफर्मेशन तभी आएगी जब पुलिस कोई लबकुशाई करेगी। चलिए जनाब, ये तो चल रहा है ऑपरेशन कठुआ के अंदर, जहां की तफसीलात हमने आपको बता दी, लेकिन जरा एक और मामला भी है, सरहदों पर निगरानी। और सरहदों पर निगरानी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ दरअंदाज हथियार लेकर इस पार नहीं आते हैं, बल्कि दरअंदाजी का एक और जरिया भी है, और वो है मंशियात को जम्मू कश्मीर पहुंचाना। और इंटरनेशनल बॉर्डर इस पर सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो ड्रोन के जरिए से हुए या दरअंदाजी के जरिए से हुए हो, जहां पर मंशियात को जम्मू कश्मीर लाने में नाकामी पाकिस्तान को मिली है। और वजह यही है कि बॉर्डर पोस्ट को मजबूत किया गया था, लेकिन हिकमत अमली 2025 की भी सामने आई है, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया जाएगा। ड्रग्स, मंशियात जम्मू कश्मीर के घरों तक ना पहुंचे, इस जिम्मन में बॉर्डर पोस्टों को मजीद एडवांस अपग्रेडेशन कर दी गई है। यानी लास्ट ईयर हमने देखा था कि बॉर्डर पोस्ट बनाए गए, लेकिन अब जदीद आलात, खुदकार हथियार और टेक्नोलॉजी से इन्हें लेस कर दिया गया है। बीपीपी यानी बॉर्डर पुलिस पोस्ट, ये क्रूशियल रोल निभाते हैं जी, न सिर्फ नारकोटिक्स के हवाले से, जहां मंशियात के हवाले से, बल्कि दरअंदाजी के हवाले से भी इनका एक बड़ा रोल रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक इनकी रसाई दे दी गई है। और फिल वक्त एक एक पोस्ट पर 20 अफराद की तैनाती होती है, जिनके सरबराह एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर होते हैं। यानी एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर, नीचे 20 एहलकार, और इन सब की ड्यूटी एक बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर होती है, जहां पर वो निगरानी रखते हैं। और इतना ही नहीं, जहां ये 20 अफराद जिनकी सरबराही एक सब इंस्पेक्टर की, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट, इनका बुनियादी काम जो है वो यही है कि मॉनिटरिंग रखें जी, नारकोटिक स्मगलिंग किसी तरीके से ना हो, इन्फिल्ट्रेशन जो दरअंदाजी की जाती है मिलिटेंटों की तरफ से क्रॉस बॉर्डर वो भी ना हो, और फिर साथ साथ मकामी आबादी से इंटेलिजेंस भी फराहम करें। 20 लोग सिर्फ पोस्ट के अंदर नहीं बैठेंगे जी, निगरानी नहीं करेंगे, बल्कि लोकल लेवल पर जाकर इंटेलिजेंसेस को भी गैदर करेंगे, और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो हो रहा है उस जिम्मन से अपने आला हाईकमान को भी आगाह करेंगे। सीनियर ऑफिसर की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह बड़ा फैसला ले लिया है कि जिस तरीके से कश्मीर वादी के अंदर लगभग खत्म कर दी गई है मिलिटेंसी, उन रास्तों को सील कर दिया गया है जो उन रास्तों से दरअंदाजी होती है। इसी वजह से जम्मू के कुछ इलाकों के अंदर पिछले साल और इस साल के दौरान इत्तलात और खबर आ रही थी कि मिलिटेंटों की मौजूदगी है, अब यहां पर भी
उसी तरीके का सख्त इक़दाम किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से दरअंदाज इस पार ना आए। बॉर्डर पोस्टों को मजीद एडवांस गैजेट्स इक्विपमेंट्स देने का फैसला और ग्राउंड जीरो पर इसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई है। अच्छा, इन कार्रवाइयों के बाद पुलिस ये भी कह रही है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर ये पोस्ट हैं वो तो काम चल रहा है, लेकिन इंटीरियर बेल्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, तहसील्स के अंदर जहां कई लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिलिटेंट बने, पाकिस्तान चले गए और यहाँ पर उनकी जायदादें हैं, उनको भी कब्जे में लेने या उनको पुलिस अपनी तहवील में लेने की कोशिशें मुसलसल कर रही है। एक रोज कबल अनंतनाग जनूबी कश्मीर के अंदर भी इसी तरह की एक कार्रवाई हुई और अब उन लोगों पर दो तरह के इल्जामात हैं। पहले तो रियासत या मुल्क मुखालिफ काम किया, लेकिन अब उस नेटवर्क का हिस्सा है जो मंशियात के स्मगलिंग जम्मू कश्मीर में करवाते हैं। अनंतनाग के अंदर होने वाली कार्रवाई के ताल्लुक से एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर संदीप ने बात की गुलिस्तान नुमाइंदा फिदा हुसैन से, और ये सिर्फ कार्रवाई एक जगह की नहीं है, मुतअद्दिद मकामात पर इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं जहां पर इल्जामात ये हैं कि सरहद पार बैठे लोग जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी हथियारों की स्मगलिंग अपनी जगह, लेकिन मंशियात भी इस वक्त स्मगल कर रहे हैं। और इसीलिए अनंतनाग के अंदर भी एक जायदाद उस शख्स की कुर्क की गई जिस पर इल्जाम है कि वो भारत मुखालिफ काम या प्रोपेगेंडे में मुलव्विस है और सरहद पार बैठा है। 2018 से काफी ज्यादा मामलात जो है इनके खिलाफ लगे हुए हैं। किन के खिलाफ? पाकिस्तान में बैठे मकीम जो वहां से हैंडल कर रहा है, लेकिन उनके घर को तोड़ा गया है। अनंतनाग पुलिस की तरफ से मजीद जानकारी हासिल करेंगे एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती से, जो खुद मॉनिटर कर रहे थे जब उस घर को तोड़ा जा रहा था। सर, ये बताइए, 2018 से वो यहां से पाकिस्तान चला गया है, वहां से वो पूरा हैंडल कर रहा था, तो क्या ये उसी के चलते उनके घर को तोड़ा गया? कल अनंतनाग पुलिस ने टेरर इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। हसनपुरा बिजबिहाड़ा में एक इलीगल स्ट्रक्चर को गिराया गया है जो पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तोयबा हैंडलर हारून रशीद गनई से जुड़ा था। ये हारून रशीद गनई 2018 से पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और हमारा लोकल यूथ को रेडिकलाइज करके उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसे हर हैंडलर पर नजर रखे हुए है। अगर कोई भी पाकिस्तान से इधर टेररिस्ट एक्टिविटीज को ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। टेरर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स और इलीगल एंक्रोचमेंट्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसमें पूरी तरह तैयार है। और एक ही क्लियर मैसेज देना चाहते हैं हम, टेररिज्म और उसके फैसिलिटेटर्स को इधर बिल्कुल कोई जगह नहीं है। सर, जाते जाते छोटी सी मैसेज उन युवाओं के लिए, उन यूथ्स के लिए जो शायद रेडिकलाइज के लिए कोई उनको बहका रहा है, जैसे ऐसे लोग हैं। हमारा लोकल नौजवान को मैं यही कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान इधर माहौल को खराब करना चाहते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फैलाना चाहते हैं और हमारा इनोसेंट लोकल यूथ को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस कॉन्स्पिरेसी में मत पड़िए। आप अपना फोकस करियर में रखिए और अपना फैमिली में रखिए। बस इसमें हमारा नौजवान को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ऑलवेज फोरफ्रंट में होते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा नौजवानों के साथ है। नौजवान जो है वो भटकने की कोशिश ना करे, नजर है हर किसी पर। वो क्रिकेट की तरफ ध्यान दे, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, आईएएस बने, आईपीएस करे, जेके पीएस भी मैं भी दाखिला ले, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो शायद मंजिल दूर नहीं है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, अनंतनाग कश्मीर। चलिए जनाब, ये तो थी जनाब बात अनंतनाग की, लेकिन बात जरा आपको एक और भी अपडेट करते रहें, जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान पुलिस ने कार्रवाइयां की है और पुलिस कार्रवाई के मुताबिक उन ममनुआ तंजीमों के हामियों मददगारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो अभी भी किसी न किसी तरीके से वो मदद करते रहे हैं या वो मुश्तबह की फहरिस्त में थे। पुलिस की तरफ से कल मुख्तलिफ इलाहिदगी पसंद लीडरों के घरों पर छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं और उन छापामार कार्रवाइयों का दरअसल मकसद वो FIR था जो FIR नंबर 8 सन 2024 था, FIR नंबर 9 2024 और FIR नंबर 87 2024 था, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत किया गया था। और उसके बाद ही तहरीक हुर्रियत, मुस्लिम लीग, पीपल्स फ्रीडम लीग और दीगर तंजीमों को जहां पर सरकारी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी 2024 को लेकर। और अब उसी मामले के अंदर पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयां की गई हैं और इन छापामार कार्रवाइयों में जहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के
गिलानी ग्रुप के तहरीकी हुर्रियत की तंजीम जो कलदम तंजीम है उनके हेड ऑफिस पर भी छापामारी हुई है, मिल्लत ट्रस्ट बिल्डिंग हैदरपोरा के ऊपर। उसके साथ साथ ये छापामारी बडगाम के कई इलाकों के अंदर हुई, जिनमें दुधरामा है, वारपोरा है, बदरन है, काऊसा खालिसा है, बुजगू है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सारी कार्रवाइयाँ की गई है। पुलिस की तरफ से माइन्यूटली इन तमाम इलाकों के अंदर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया और मुस्तब्या जो लिटरेचर है कई मकामात से, उस लिटरेचर को भी बरामद करने का पुलिस की तरफ से बात जो है वो सामने रखी गई है। पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, दरअसल उसी एफआईआर को आगे बढ़ाया गया है जिस एफआईआर के तहत इन तंजीमों पर कलदम होने का लेबल लगा, इन्हें बैन कर दिया गया और उसके बाद पुलिस अब उस लिटरेचर को भी ढूंढ रही है। याद रखिए, इससे पहले श्रीनगर के अंदर 2 दुकानों पर छापे पड़े थे जिसमें सईद अला मौदूदी की किताबें थी, उनको हटाने की बात कही गई थी। और अब तहरीकी हुर्रियत, मुस्लिम लीग, फ्रीडम लीग, डेमोक्रेटिक फ्रीडम, जो डीएफपी, शबीर शाह वाली जमात और दीगर जमातों के साथ जो वाबस्ता लोग थे उनके घरों पर भी छापामार कार्रवाइयां जो है वो हुई है और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि असेंबली का इजलास जारी है, आज क्या कुछ मुतवक्का है। और कल रात देर गए उमर अब्दुल्ला साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, अंदर की कहानी क्या है वो भी आपके सामने बताएंगे और फिर आपको यह भी बताएंगे कि बिजली की पैदावार अब की बार कम हुई, क्यों कम हुई? दरियाओं के अंदर रवानी, पानी की रवानी की कमी थी। अब हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, कुछ नई चीजों को हाथ में लिया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, तीनों बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। आखिरी पड़ाव में दाखिल हुए 9:28 40 के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तब तक कोशिश कीजिएगा और तैयारियां भी साथ साथ। लेकिन बात जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की, असेंबली सेशन की करते हैं, जिसका तीसरा हफ्ता शुरू होने जा रहा है और अब से कुछ देर बाद सेशन का आगाज होगा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इजलास में अहम तरीन मामलात पर गुफ्तो शनीद और बहस मुबाहिसे का सिलसिला देखने को मिलेगा। आज जब बजट इजलास, चूंकि 2 दिन की बीच में छुट्टी रही, बल्कि कल छुट्टी थी और उसके बाद हमने पहले भी देखा जुमे के रोज़ नवरोज़ की मौके पर जब छुट्टी थी तो ज़्यादा बात नहीं हो सकी। लेकिन हफ्ते को जहां पर कार्रवाई छोड़ी गई थी वहां से आगे कार्रवाई आगे बढ़ेगी और 10 बजे ठीक सेशन का आगाज जब होगा, बराह रास्त आप तक नशरियात गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए पहुंचेंगी। लेकिन आज खबर यह है कि मुख्तलिफ महकमे बजट ग्रांट्स पेश करेंगे या जो उनका बजट है उस ताल्लुक से बात करेंगे और सवालात अराकीन की जानिब से उठाए जाएंगे। कट मोशंस जो मुख्तलिफ अराकीन की जानिब से दिए गए हैं, MLAs ने दिए हैं, उस पर भी जवाब आज ही आएगा। और आज फिर से हंगामे के आसार इसलिए हैं क्योंकि परसों भी जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ वाले फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा हुआ और उस पर बाद में जाकर जवाब भी दिया गया। MLAs जो कई अराकीन हैं, मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, ऐसे मामलात जिन पर सवालात हुकूमत से पूछेंगे और हुकूमत के वज़रा या काबीना जवाब देने के लिए तैयारी मुसलसल कर रही है। और जो जवाब आ रहे हैं उस पर अदम इत्मीनान का भी इजहार किया जा रहा, कहा जा रहा कि ये जवाब जो है वो अफसरान की तरफ से या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की तरफ से अभी भी गलत दिए जा रहे हैं, तो उस पर अचानक से बहस शुरू हो जाती है। लेकिन आज इंपॉर्टेंट ये भी है कि वज़ीर आला कल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके आए हैं, थोड़ी देर में उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट खबर में जब जाएंगे। मगर उससे पहले आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को किसको कितना बजट में पैसा मिला है, उस दायरे में रहकर कितना पैसा कहाँ खर्च हो सकता है, जब भी जिस सवालात पूछे जाएंगे तो उस दायरे में रहकर कहाँ कितने अखराजात आ सकते हैं, माली साल के दौरान कितना पैसा खर्च हो सकता है, एक तो वो, और दूसरा कट मोशन जब दिए जाते हैं या पेश होते हैं तो उसका जवाब भी आज वज़रा की तरफ से दिया जाना है। लेकिन इस दौरान हंगामे के आसार भी हैं। परसों यानी हफ्ते के रोज सीनियर मेंबरान, जिनमें एक तरफ वज़रा थे तो दूसरी तरफ सीनियर लीडर्स थे जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस या NC का हिस्सा थे, उनकी तरफ से ज़बरदस्त हंगामा किया गया और यहाँ तक कहा गया कि मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ जवाबात ऐसे दिए जा रहे हैं जिसका बाद में ज़ाती तौर पर भी वो जायज़ा नहीं लेते, यानी जो इल्ज़ामात की सियासत है। इस दौरान वॉकआउट भी देखने को परसों मिला था। तो वहीं से आगे आज कार्रवाई आगे बढ़ेगी और आज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। आज जब हम ऐवान की बात करें तो बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि कश्मीरी ज़ुबान हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बिल्कुल, लेकिन अगर कोई मेंबर कश्मीरी में तकरीर करे उसका ट्रांसलेशन आप नहीं कर सकते हैं असेंबली में। ये एक बड़ा हंगामा है कल से और आई थिंक कि आज इस पर भी कुछ मेंबरान ज़रूर बोलेंगे क्योंकि डोगरी जहाँ ऑफिशियल कर दी गई है, कश्मीरी ऑफिशियल है, तो ट्रांसलेटर ऑफिशियली होना चाहिए। स्पीकर साहब की तरफ से इस बात का इशारा किया गया कि हमारे पास कश्मीरी का ट्रांसलेटर नहीं है। सो ऑफिशियल लैंग्वेज का अगर हाल ये ऐवान के अंदर है, लॉ मेकर्स के पास है, पार्लियामेंट के अंदर अगर सब कुछ अवेलेबल है तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू और आई थिंक सो कि आज कुछ मेंबरान ज़रूर इस पर भी बात करेंगे जिनको ये पता लग गया है कि मामला है क्या। बात ज़रा करते हैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल रात देर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की है। बावसूख ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात तकरीबन 25 से 30 मिनट के दरमियान रही है और इस मीटिंग के दौरान कई अहम तरीन बातें सामने आई हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ राजभवन जम्मू के अंदर मुलाकात की है और इतलात और खबर यह है कि बिजनेस रूल समेत कई अहम मुद्दों को लेकर राजभवन के अंदर बातचीत हुई है। अब यहां तक तो बात सरकारी तौर पर भी बताई गई थी, लेकिन अब इतला यह है कि रवा हफ्ते के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, यानी उस फाइल को क्लियर किया जा सकता है जो काबीना की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजी गई है, जिसमें बिजनेस रूल्स की बात कही गई है। अब जिस तरीके के बिजनेस रूल उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजे हैं, क्या वो मिन्न तस्लीम होंगे या तरमीम के साथ उसे वापस भेजा जाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन आला सतही मुज़ाकरात कल हुई हैं जहां एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हेड ऑफ द स्टेट है, फिर दूसरी तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब जो हेड ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस है, दोनों के बीच में मुलाकात हुई है और कई इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए गए हैं और हमारी ज़राया के मुताबिक बिजनेस रूलों और दीगर मामलात पर हिकमत अमली क्या कुछ बनानी है, कैसे करना है, उस ज़िमन में भी तबादले ख्याल किया गया है। इधर इत्तलात और ख़बर यह है कि रवा सेशन के दौरान
दरपेश मसाइल के हवाले से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को वजीर आला ने आगाही दिलाई है। अगर सिर्फ 2 लाइनों का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि वजीर आला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, अहम तरीन उमूरात पर दो गुफ्तगू हुई है, सरकारी बयान है। हमारे जराया इसमें यह बता रहे हैं कि बिजनेस रूल, असेंबली के अंदर दरपेश मामला और कुछ अहम तरीन बातें 15 से 20 मिनट की इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किए गए, जिसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस हफ्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से कुछ अहम फाइलों को क्लियर करके इस मामले पर भी वजाहत जो है वो सामने आ सकती है। ये तो थी बात जनाब सियासत की, रियासत की किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, लेकिन जरा बात बिजली की करते हैं, जहां पर हर कोई अश करता है। सर्दियों के दौरान कश्मीर के अंदर और गर्मियों के दौरान जम्मू के अंदर अनशेड्यूल्ड पावर कट्स और बिला जरूरत पावर कट्स इसलिए भी होते हैं क्योंकि बिजली की पैदावार कम होती है। लेकिन अब इतला यह है कि पन बिजली पावर प्रोजेक्टों को बढ़ाने के लिए हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है, और जहां पर सबसे कम जनरेशन हमारे कम पानी की वजह से हो रही है, इसे किस तरीके मौसर, फाल और मुतहरिक बनाया जाए, आला सतही कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। और सरकार की तरफ से IIT रुड़की और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को आपस में तालमेल कर दिया है ताकि रिवाइवल ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स हो सके, वो पावर प्रोजेक्ट्स रिवाइव हो सके जहां पर सलाहियत बहुत ज़्यादा थी, पानी का बहाव कम है, इसलिए बिजली पैदा नहीं हो रही थी। इसमें हिकमत अमली क्या कुछ अब होनी चाहिए, IIT रुड़की की खिदमत हासिल की गई है। फिलवक्त बद्रवा का सेवा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कोई भी जनरेशन वहां पर नहीं है, और इस तरीके से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बिजली पैदावार और दीगर मामलों के हवाले से मुश्किलात के बीच अब सबकी नजरें इस हाई पावर कमेटी पर। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, अपडेट करिए, जो सरकार ने मंसूबा बनाया है कि IIT रुड़की को लूप में लिया जाएगा, कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा, ये इन तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर है या सिर्फ महदूद चंद पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर होगा जहां पर सबसे ज्यादा जनरेशन कम हुई है हमारी? कई सारे ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बिजली की पैदावार जो है या जिनकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जो सलाहियत है वो अगरचे ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त वो बहुत कम उनसे पैदावार हो रही है। तो उनको या तो कुछ पावर प्रोजेक्ट्स बंद हुए हैं या कहीं सारों की मशीनरी ख़राब है, किसी पावर प्रोजेक्ट को फंड्स का मामला है, और बेशतर मसला यह है कि जितनी उनकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर सक रहे हैं। तो इन पावर प्रोजेक्ट्स को दोबारा फ़ाल करने के लिए, इनके रिवाइवल के लिए अब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने IIT रुड़की और NHPC के साथ मशावरत करना शुरू किया है और उनसे कंसल्टेशन ली है ताकि एक तो इन पावर प्रोजेक्ट्स को दोबारा से रिवाइव किया जाए और साथ साथ जितना भी इसमें इश्यूज, इन पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर इश्यूज है वो हम दूर करें। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, इशू किया है, जिसमें गवर्नमेंट ने डिटेल बता दिया है, जिसमें थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करूं। जैसे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के मुताबिक 13 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स या पन बिजली मंसूबे जिसे हम कहते हैं, जिनकी मजमूई पैदावार 1197.4 मेगावाट है, और ये मंसूबे 5318.11 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन माली साल 2023-24 के दौरान ये पावर प्रोजेक्ट्स, 13 पावर प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 4913.28 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा कर सके। तो आप देखिए कि कैपेसिटी 5000 है, और एक साल में अगर एक दिन की कैपेसिटी 5000 है या एक महीने की, तो पूरे साल इन्होंने सिर्फ 4913 बिजली की जो पैदावार है वो हासिल की है यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्यूमेंट के मुताबिक। कुछ मंसूबे इस डॉक्यूमेंट में बताए गए हैं, जैसे कि अपर सिंध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसे हम अपर सिंध फेज 1 फेज 2 जो कि गांधरबल में है, इसी तरह से चिनानी 1, चिनानी 2 और चिनानी 3 ये भद्रवा में है, 3 फेजेस में है। और इसके अलावा सेवा 3 और इन अपनी डिज़ाइन सलाहियत से जो इनकी कैपेसिटी है और अपनी कैपेसिटी या अपनी सलाहियत से बहुत कम यहाँ से बिजली पैदा गवर्नमेंट के मुताबिक यहाँ बिजली पैदा हो रही है। इसके अलावा अगर हम अपर सिंध फेज 1 की बात करें तो 36.79 मिलियन यूनिट्स पैदा किए हैं, लेकिन अगर सलाहियत इसकी देखें तो वो है
106.2 मिलियन यूनिट्स। इसी तरीके से अपर सिंध 2 की अगर देखें हम तो 141.83 मिलियन यूनिट्स बिजली यहाँ से पैदा हो रही है, लेकिन इसकी सलाहियत अगर देखें तो वो 447.37 मिलियन यूनिट्स है इसकी जो डिज़ाइन है। इसके अलावा गांधरबल मंसूबे की मजमूई तौर पर अगर देखा जाए 18.46 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा कर सका, लेकिन इसकी जो सलाहियत है या डिज़ाइन है वो 90.15 मिलियन यूनिट्स है। इसी तरह से चिनानी 60.59 मिलियन यूनिट्स अभी तक पैदा किए हैं, लेकिन इसकी सलाहियत अगर देखा जाए या इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी देखी जाए तो वो 110.02 मिलियन यूनिट्स है। इस तरह से चिनानी 2, चिनानी 3 के साथ साथ बदरवा और सेवा 3 जैसे मंसूबे या तो बंद हो चुके हैं या इनकी मशीनरी बहुत ख़राब है, पुरानी हो चुकी है। और यहाँ तक कि सेवा 3 अगस्त 2013 से इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि मुकम्मल तौर पर बंद हुए हैं, क्योंकि पानी की जो सप्लाई है वो बारिशों की वजह से यहाँ की जो सप्लाई है वो तबाह हो चुकी है। सो कुल मिला के इस डॉक्यूमेंट में अब सरकार ने ये कहा है कि IIT रुड़की और NHPC के साथ मशवरा किया जाएगा, उनसे कंसल्टेशन ली जाएगी और अब ये जो पावर प्रोजेक्ट जिनका मैंने जिक्र किया है इनको रिवाइव किया जाएगा। और साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि पन बिजली बची हुई सलाहियत को इस्तेमाल में लाने के लिए NHPC के साथ साथ दीगर इदारों के साथ मिलकर 15 नए मंसूबे जो है उन पर काम शुरू किया जाएगा, जिनमें से कुल मिलाकर हम ये माने कि पैदावार में कमी आई है, ये सरकार भी मान रही है और ऐवान के अंदर भी जो फिगर्स दिए गए थे उसमें ये बात कही गई थी। लेकिन अब इस बीच अगर मौसमी हालात इसी तरीके के बने रहे और मौसमियाती तब्दीली की वजह से नदी नालों में पानी का बहाव कम रहा तो हम अपनी बिजली की पैदावार को कैसे बढ़ाएं? इसलिए IIT रुड़की की खिदमत हासिल की जाएंगी। देखिए, दो तरीकों से इसको देखने की जरूरत है सरकार को। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो क्लाइमेटिक चेंज है ये एक ग्लोबल इशू है इस वक्त पूरी दुनिया में, लेकिन जहाँ तक हम कश्मीर में देख रहे हैं कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रही है, हमारे जंगल का कटाव हो रहा है, हमारे नदी नालों की एक्सट्रैक्शन हो रही है, रेत इसी तरह से दरियाओं से निकाला जा रहा है, हमारे नदी नालों से जिस तरह से बाजरी गैर कानूनी तरीके से निकाली जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो एनवायरमेंट इम्बैलेंस होगा तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ह्यूमन के साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट्स पे भी होगा। इसके लिए गवर्नमेंट के पास एक मनसूबाबंदी होती है, थी भी और होनी भी चाहिए, लेकिन अब यहाँ वो सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन जहाँ तक IIT रुड़की या NHPC का ताल्लुक है, चूंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट समझती है कि उनकी एक्सपर्टीज या उनकी कंसल्टेशन से ये मंसूबे या तो रिवाइव कैसे किए जाए। और जिस तरह से मैंने कहा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए रिवाइवल ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से नया मंसूबा है, IIT रुड़की को रोपिन किया जाएगा ताकि खिदमत लेकर इसको मजीद बेहतर बनाया जा सके। बात असेंबली की चल रही है, तो आपको याद होगा कि इस यूनियन टेरिटरी की नई असेंबली के अंदर पहला मसवदा कानून पेश किया गया है और यह मसवदा कानून पेश करने के बाद यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मसवदा कानून को 25 मार्च को हरी झंडी मिल सकती है, क्योंकि मामला GST का है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का है, जिसको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने नया मंसूबा ऐवान के सामने रख दिया है। और ये मंसूबा तब सामने रखा जब मुख्तलिफ जरा ब्लॉक इस बात पर जोर दे रहे थे कि तफरीही मामलात को जरा देखा जाए, यानी ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा नासूर था, कसिनो, घुड़सवारी को अब बाज़ाब्ता तौर पर GST के दायरे में लाया जाएगा। घुड़सवारी को अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, घुड़सवारी को अब GST के दायरे में ला रहे हैं, कसिनो को दायरे में ला रहे हैं, और जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं जहां पर पैसा आप कमाते हैं इसको भी GST के दायरे में लाने का मंसूबा ऐवान के सामने रख दिया गया है। और कुल मिलाकर 28% GST यहां पर लगाया जाएगा। मजवजा कानून जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विस अमेंडमेंट बिल ऐवान के सामने है। और याद रखिएगा, जब 50वीं GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें रियासतों को यह इख्तियार दिया गया था कि आप ऑनलाइन गेम्स, कसिनो और घुड़सवारी पर GST लगा सकते हैं। और यही वजह है कि रियासत के वजीर आला जो महकमा खजाने का कलमदान भी अपने पास रख रहे हैं, उन्होंने बहसती वजीर खजाना के तौर पर इस बिल को ऐवान के अंदर मुतारफ कराया। और अब इतलात और खबर यह है कि 25 मार्च को इस पर बात होगी, वोटिंग होगी और इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी।
मजवज़े कानून के अंदर ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसिनो, घुड़सवारी को जीएसटी के दायरे में रखा गया है और 28% इस पर टैक्स लग सकता है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी, जिन्होंने वजीर आला के बदले इस मसवदे कानून को ऐवान के सामने रखा, अपनी इस बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि ये तमाम चीज़ें वक्त की ज़रूरत है और ये जीएसटी लगाना भी इंतहाई अहम है। इससे पहले ई स्पोर्ट्स, पजल्स, कार्ड गेम्स पर 18% जीएसटी लग चुका है। रिचार्जेबल प्लेटफॉर्म्स, कमीशन सर्विसेज ये फ्री कर दी गई थी और फिर अब इन बारी ये जो नई बात सामने आई कि ऑनलाइन मनी गेम, कसिनो और हॉर्स रेसिंग के जो मामलात हैं, घुड़सवारी के जो मामलात हैं, यहाँ पर जी अब 28% टैक्स लगेगा और 25 मार्च को इस मसवदे कानून पर ऐवान के अंदर पूरी बात होगी और देखना होगा कि ऐवान के अंदर क्या कुछ कहा जाएगा। आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करना, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको आरएसएस जम्मू कश्मीर की भी खबर बताते हैं। आरएसएस ने अपने स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियां की हैं और ये स्ट्रक्चर जो पार्टी का स्ट्रक्चर होता है उसमें तब्दीली का ऐलान कर दिया है और नए इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर का ऐलान कर दिया गया है। प्रांत प्रचारक जो जम्मू कश्मीर के होंगे, पंथ प्रचारक जो जम्मू कश्मीर के होंगे, वो अब होंगे मुकेश और इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर चार्ज दे दिया गया है। रुपेश कुमार जो अभी तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, इन्हें अखिल भारतीय कार्यकारिणी सभा के लिए नामजद किया गया है, यानी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के मेंबर अब रुपेश कुमार जी होंगे और मुकेश कुमार को उनकी जगह पर नए प्रांत प्रचारक के तौर पर राष्ट्रीय सेविक संघ आरएसएस जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात कर दिया गया है। रुपेश कुमार जी को इवेलुएट किया गया, उनको बढ़ोतरी मिली है, उनका कद बढ़ा है, अखिल भारतीय कार्यकारिणी में ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी में उनको भेज दिया गया है और इस तरीके से जो 3 रोज़ा इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है अखिल भारतीय पदाधिकारियों का, उसमें मुकेश कुमार जो फिलवक्त जम्मू कश्मीर के अंदर ही 2018 से काम कर रहे थे, एज ए डिप्टी के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से अब कामकाज सौंप दिया गया है और इसके साथ साथ इससे पहले वो ज़िला प्रचारक के तौर पर भी काम कर चुके हैं, वेब प्रचारक के तौर पर भी और दीगर अहम तरीन संगठन पोस्टों पर वो आरएसएस के काम कर चुके हैं। मुकेश कुमार नए आरएसएस के यहाँ पर इंचार्ज होंगे। रुपेश कुमार को रिप्लेस कर दिया गया है और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल एग्जीक्यूटिव या ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी में भेज दिया गया है। रुपेश कुमार जामनगर हरियाणा से इनका ताल्लुक है और मुकेश जी का भी ताल्लुक वहीं से बताया जा रहा। तो फिलहाल आरएसएस ने अपनी इंटरीम पार्टी के अंदर तब्दीलियां की हैं। जम्मू कश्मीर के लिए अब नए सदर मुकेश कुमार की तैनाती कर दी गई है। चलिए खबरों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं, असेंबली सेशन की तरफ भी थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। 9:45 हुआ चाहते हैं, एक एक करके आप कॉल करना शुरू करें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर 125876694448 पर आप कॉल करेंगे तो 0191 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट कॉलर लाइन पर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इशफाक साहब जावेद बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जनाब पहले तो कल जो इफ्तियार पार्टी आल पार्टी होगी उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद, लेकिन साथ ही साथ जो असेंबली में हर हमेशा बहस होता है और कमेटियां बनती है, लोगों की आवाज ये होगी कि सर एक कमेटी बने जो दिल्ली जाए तो 2 पॉइंट पे बात करे और लोगों को बताए एक स्टेट के हवाले से क्या पॉलिसी है। नंबर 2, जो हमारे टेलीविजन भाई आज इस शाम के महीने में भी, बरबरकत महीने में भी, जम्मू में भी और कश्मीर में भी जो बेचारे हड़ताल पे हैं, एक बार तो दिल्ली जाए और सेंट्रल से पूछे, ये जो हमारा प्यारा सा भारत है उससे ये पूछे कि यार इतनी इनकी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, इससे हमारा जम्मू कश्मीर का भला होगा, क्योंकि ये उस सेक्टर में काम करते हैं जिस सेक्टर की अशद जरूरत है हमारे जम्मू कश्मीर की, चाहे वो हेल्थ हो। चलिए बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। दरअसल मामला जहां तक डेलीवेजर्स का, उसमें आला सतही कमेटी बना दी गई है। अब डिटेल्स आएंगी कि कितना फाइनेंस इसमें लगेगा, हर साल क्या होगा, किस तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट्स होगी, एक डिटेल ब्लूप्रिंट आएगा। वो हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का वक्त उन्हें दे दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी साहब टेकअप कर चुके हैं मैटर को। लेटेस्ट होप्स हो कि इस साल के दौरान ये मामला कहीं ना कहीं हल हो जाए, लेकिन ज़रूरत यह है कि जनाब कम से कम उजरत उन्हें मिले। जो अभी दिया जा रहा है शायद वो सही नहीं है, उसमें कम से कम उजरत लद्दाख के पैटर्न पर हो, सबसे बेहतर वो भी रह सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो
नाम बताइएगा, कहाँ से? हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जनाब सब रशीद श्रीनगर पे। हाँ हेलो जी जी हाँ आरो का जिस पत्मे हफ्ते ये असेंबली में आने ऐलान करना ये सही मस्तूरात आवाज ठीक कर दीजिएगा स्पीकर की, हम डायरेक्टली इनकी बात सुन रहे हैं। प्रोवाइड कर ये मुफ्त ये फर्स्ट अप्रैल पे दिन अहनस हाँ ये जनाब मे बसान मुनसिपाल ये ऐलान कह तिमन नफर दिल मतलब कुछ खुदा रशीद कुछ मुश्किल तम बची तम मस्तूरात तम कुछ कम आमदानी टीवी खतर सारी खतर कह तथ बन सपोज वनस बेमार अखबार बड़ लाइट ना मुसीबत मज 30 लाख रुपये लगान अगर ये अम खतर टीवी खतर 5 बजाय तम 30 लाख थवान टीवी खतर टीवी मत खतर रोज तम खतर ठीक। चलो सदा शुक्रिया कॉल कर तुम दितु पनो मशवर इंशाल्लाह अगर हुकूमती दार आसन बोजान तम थवन जोन ओकुन कि अगर ये पॉसिबल आज तम कर अत पे कम। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो कौन सब कहाँ से, नाम बताएं? हेलो चलिए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। नेक्स्ट कॉलर। हेलो चलिए कॉलर्स जब तक जुड़ेंगे जरा अफ्तार पार्टी के विजुअल्स भी दिखा दीजिएगा। पहली कॉल में जिक्र भी हुआ था और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आप कह लीजिए उनकी तरफ से अफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया था जम्मू के अंदर और 3 जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला जो एक साथ नजर आए। ज़रा तस्वीरें साथ साथ दिखा दीजिएगा अफ्तार पार्टी के ताल्लुक से और उसके बाद सीधा दोबारा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, मौजूदा वज़ीर आला यूनियन टेरिटरी के उमर अब्दुल्ला और साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस खास मौके पर मौजूद रहे और एक मंच पर तमाम के तमाम लोग नजर आए। मौजूदा वक्त में आपने देखा है जब असेंबली सेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा तकरार हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के जो सरबराहन हैं या सरकर्दा शख्सियात हैं वो एक साथ नजर आए हैं। अफ्तार पार्टी के विजुअल ज़रा दिखाइएगा। लेकिन उससे पहले देर रात की ये तस्वीरें शाम की जब जम्मू के अंदर पीडीपी की तरफ से अफ्तार पार्टी रखी गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और नाइब सदर उमर अब्दुल्ला और बाकी पार्टी की क़यादत एक साथ एक मंच पर नजर आई। बोलो कुछ कॉलर है। चलते हैं और आप लोगों की बात भी सुनते हैं, एक एक करके आप प्रोग्राम में ज्वाइन करना शुरू करें। मजीद कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं आई एम जॉन फ्रॉम सोपोर सर। जी जी, नाम बताएं अपना। जॉन मोहम्मद सोपोर। जॉन साहब बताएं। हाँ सर ये मुझे बताए, दैट्स माय ड्रीम एक्चुअली। ये ट्रेन जम्मू कब जाएगी, बानियाल टू जम्मू? इट्स माय ड्रीम आई थिंक। ये ड्रीम सबका है, आपका नहीं है, लेकिन उम्मीद कीजिएगा शायद अगले महीने कहीं इसका वो मुहूर्त निकल ही जाए। फिलहाल एक टीम आ रही है दोबारा से जो इसको एसेस करेगी और तमाम चीज़ें देख रही है। प्रॉब्ली जो अभी तक हमारे पास इत्तलात है वो यही है कि अगले महीने के आसपास ही कहीं ये ट्रेन चल पाएगी। अभी कोई ऑफिशियल शेड्यूल इस बारे में सामने नहीं आया है जी। ओके थैंक्स सर। थैंक यू सर। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, नाम बताइएगा, कहां से? अहमदनगर से। जी बताएं, टीवी की आवाज बंद कर लें। अहमदनगर से बोल रहा हूँ। ना वनिवज ना पनुन। गवर साहब सलाम अलैकुम। ये कहो ये ब्रो ते फोन। अल्हम्दुलिल्लाह वनिवज ना वनु पनुन। अच्छा सिम डग वर आसान सिम मस्जिद नेरा बड़ प्रॉब्लम छ गसन अहमदनगरस। अहनस वेलकेयर हॉस्पिटल छ आजस वेलकेयर हस्पताल कोचस मुझ में आसान शराब चवान चरस चवान बड़ प्रॉब्लम छ गसन।
अच्छा करो मे अकिस दस लट कोर मे वुनिक ताम फोन मगर रेस्पोंडा मिलो न के युस जन ये थान छु ना ऐसे अहमदनगरस अहनस यम छु मुलविस यमन सतन जबरदस्त पटन यम छु यमन का केयर ही करान अस गए बड़ परेशान कोर जनान मान छु नेरा मस्जिद नमाज पढ़ने तरावीह पढ़ने बड़ प्रॉब्लम छि गसन ये कतन छुती बना जनाब एग्जैक्ट हाजी गुलाम हसन छु मे नाव हाजी साहब सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत SSP श्रीनगर सब ने नोट से अंदर वातना हो जरूर मामले तिकाज यह सोसाइटी सो नौसूर अगर नात वनकस ठोर करो यह है कि वार वार सान खतर ब्या परेशानी खड़ा कर सड़ा शुक्रिया जय सब कॉल करने बाबत। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी हेलो जी नाम वन बस पन कत पे छु हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम यम पे बना नाव वन कह पुलिस डिपार्टमेंट काम कर पुलिस कॉलोनी छनी हम पे वनान ओके गई 5 वरी लगभग 4-5 वरी गई ब्लॉक बने प्रेन ब्लॉक बने इतना रिपेयर करान कहीं रिपेयर तिमन ब्लॉक तिमन क्वार्टर गसान जन अप्रोच हाउसिंगस मज तक 15 रोह चलान या BHP मज डी सब रिक्वेस्ट कर मेहरबानी सह दी पन तवज्जो पुलिस लाइन कुछ पुलिस कॉलोनी कुछ छनी पुलिस कॉलोनी कुछ इतना अड़न ब्लॉक अड़न क्वार्टर दरवाज फुटमित सब 10-18 मज आयो ठेकेदार तम कोर दरवाज रंग प्रान दरवाज फुटमित दार कर तम दार शुन लागने वेलफेयर मीटिंग डेली करान हम करान तिमन क्वार्टर कैंसर क्वार्टर मज लोग लक्ष रुपये तथ अगेंस्ट ब्या सन पे गरीब क्वार्टर बेचार गरीब सोल तिमन ना टोटली तिहन कर ध्यान ही कह तम गि कह तोर कहीं दरवाज दार टी सबस रिक्वेस्ट कर तमाम पुलिस कॉलोनी सत तुम करो मेहरबानी दियो तवज्जो बनो कह कमेटी बनो यन कुल मॉनिटर कर ये क्या पार्टिशली गसान अकिस क्वार्टर तक 2 लाख रुपये लाग 15 लाख लाग 8 लाख रुपये बेस क्वार्टर सही फैमिली वन कत नौकरी कर चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बहुत वाला, शुक्रिया सड़ा आपकी शुक्रिया कॉल का। नेक्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो जी वालेकुम सलाम, नाम बताएं जल्दी से। बशीर अहमद टैंकपुरा पटपाली रोजान जी बशीर सर ये लाइट लाज SMC वालू यमो मज हत मज चलान दह वन फोन कर है तु यू पत करो यू म्यूनसिपलिटी मज गो फुट्रो दह अड़न जायन चलान अड़न जायन चलानी सनस सहरनस नान नमाज गई अड़न जायन चलान अड़न जायन तुम पी पे बनो डाक पॉइंट फोन बलाया मेहरबानी इंशाल्लाह जरूर उम्मीद कि कमिश्नर म्यूनसिपलिटी आसन जरूर ही प्रोग्राम वुचान तीन जिम्मेदार आसन वुचान तिमन तम वात जरूर शेच और इस लाइटिंग हुन मसल वारियन इलाकन हुन यम दिन तवज्जो प्लान करन तरतीब कि जनाब ये मामले गोस हल गसन कुन नत कुन तरीक। चलिए जनाब एक और कॉलर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जनाब बाट साहब क्यों बड़गाम पे गोडनस ईद मुबारक तो मुबारक हुजूर आज कर 2-3 रेत कॉल तय बिल्कुल बाट साहब हुकुम आब प्रॉब्लम सो पे ना हाल कह प्रोन आब पकान सह खानपुर बड़गाम सती सह खान सह मोकर आब वन चवान यव बिल त्राम 24,000-30,000 तन कत डिपार्टमेंट कत अमिस अफसर थी त्रेश तो पान अक लट अम बोतल मोकुर बाथरूमन आब सह खाना हाउसिंग कॉलोनी उमपोरस पे त्रावान वापस। सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत। पीने के पानी की बड़ी किल्लत है इस एरिया में और अब तो फिलहाल इनकी एक परेशानी है, इनका MLA भी कोई नहीं। वज़ीर आला साहब वहाँ से जीते थे छोड़ के चले गए। बाई इलेक्शंस कब होंगे, कौन बनेगा, कौन इनकी प्रोसेस को देखेगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ज़रूर इस मामले की ओर ज़रा तवज्जो दे कि जनाब पीने के पानी की शदीद किल्लत है इस एरिया के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारी स्कीम्स का इनाग्रेशन किया गया, बनाई गई, लेकिन तब भी इस उमपोरा हुमामा के आसपास के बेल्ट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। लास्ट 2 कॉल्स ले लेते हैं फटाफट से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत बाशुल मोहम्मद शफी गिल सर गिली कदल दपान बे खुशहाल सर अत मज इलाक ना गिली कदल यत वनान यह हजरत सह प्रोन बिदादा बह तह वन सह तुथ सह बेसल टोटली डिफंग अस ना चलान नेट ना कह चीज चलान इन वन तो मेहरबानी कर तमिस जनरल मैनेजर सोबस। सड़ा शुक्रिया कॉल करने का। लास्ट कॉल ले दीजिएगा जी प्रोग्राम के। हेलो हेलो जी नाम बताएं कौन साहब कहां से। हेलो
चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए और हमारे साथ रुकने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुने, आपकी बात को सुने। इसी तरह से आप कॉल करते हैं और हमारी भी उम्मीद रहती है कि जनाब इनका हल किसी न किसी तरीके से निकले। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, एक छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार हिंदी में खबरनामा होगा और फिर आपको रियासती असम्बली का हाल अहवाल से भी अपडेट ज़रूर करेंगे। अल्लाह हम